अब लॉकडाउन में घर पर बैठकर मुनम सर से मैथ पढ़ना हुआ बेहद आसान। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए अर्थात क्लास 10th के छात्र छात्राओं के लिए सबसे मज़ेदार टॉपिक्स त्रिकोणमिति को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति आया कौन से। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति ध्यान दीजिएगा कि तो त्रि का मतलब सामान्य अर्थ होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का सामान्य अर्थ होता है माप। अर्थात तीन कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी देखिए त्रि लिखा हुआ है तो त्रि का अर्थ बताइए क्या हो गया, तीन हो गया। फिर देखिए क्या लिखा हुआ तो कोण लिखा हुआ है तो कोण का मतलब कोण हो गया। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ मिति लिखा हुआ है तो मिति का मतलब माप हो गया। तो त्रिभुज के तीन कोण के माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम जो है जन्मदाता हिपार्कस था और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में हिपार्कस जी का काफी योगदान भी रहा है। और उसके बाद जो है त्रिकोणमिति का भारतीय जन्मदाता यदि पूछ रहा है तो वहां पर बच्चों आर्यभट्ट मारना भूलिएगा नहीं। और हिपार्कस जो जन्मदाता है यह यूनानी जन्मदाता है। अब हम चलते हैं सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का कभी भी स्वाध्याय कीजिए तो याद रखिए यह जो त्रिभुज लिखा तीन कोण का माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन वो कोण आएगा कहां से, तो तीन वो कोण आएगा आपको तो पता ही है कि त्रिभुज से आएगा। तो तीन कोण माप, तो तीन कोण का माप के बारे में जब भी कभी पढ़िएगा तो वह क्या होगा, तो त्रिभुज होगा। तो हम समझ गए कि त्रिकोणमिति में जब भी कुछ हमको पढ़ना है वह त्रिभुज से संबंधित ही पढ़ना है। और याद रखिए कभी भी यदि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो किसी भी कंडीशन में हो तो हमें उसको सबसे पहला उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज में बदलना पड़ेगा। अगर अधिक कोण है या न्यून कोण है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिए कि समकोण में जब तक आप नहीं बदलिएगा तब तक त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। अर्थात कभी भी आप त्रिकोणमिति बना रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि त्रिकोणमिति कभी भी बनेगा तो उसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है और निचली भुजा को आधार कहा जाता है और ऊपर वाला भुजा को लंब कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस जिसे हम H से सूचित करते हैं और आधार का इंग्लिश होता है बेस जिसे हम B से सूचित करते हैं और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर जिसे हम P से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को भी महाभारत में याद होगा कि कर्ण जो है सबसे वीर योद्धा था। तो यहाँ पर भी इस त्रिभुज में भी सबसे वीर योद्धा अर्थात मालिक जो है कर्ण है। और इस कर्ण का मालिक है तो 100% बताइए जब एक मालिक हो जाएगा तो जो बचेगा वो नौकर ना होगा तो वह नौकर ही होता है। तो इसमें मालिक अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो मालिक का नाम बताइए तो आप फट से बोल दीजिएगा कि सर H हुआ तो अच्छी बात है। तो आप बताइए इसका नौकर क्या हुआ है, तो दो नौकर है तो P है और B है। आप बताइए कभी भी मालिक का यदि कोई चीज यदि मंगाना हो तो किससे मंगाएगा, तो दोनों नौकर से मंगा सकता है या दोनों नौकर साथ जा भी सकता है। तो साथ जाएगा इसलिए हमने प्लस का चिन्ह दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए कर्ण जो है मालिक तो है यह तो अच्छी बात है लेकिन कब का मालिक है, दिन का मालिक है रात का मालिक है, तो सब बच्चा बोलेगा सर दोनों टाइम मालिक है। तो दोनों टाइम लगा दीजिए ना पावर 2। उसके बाद आपको देखना है
कि ठीक है सर इस पावर 2 तो लगा दिए, क्या ये दोनों पर भी लगेगा? हाँ ये दोनों पर भी लगेगा, क्योंकि दिनों में नौकर है रातों में नौकर, ये दिनों में नौकर है रातों में नौकर है, इसलिए हम दे दिए पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब हम चलेंगे दूसरा फॉर्मूला पर। स्क्वायर जब आप लोगों को पता ही होगा कि स्क्वायर जब उस पार जाएगा तो 100% जो है रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर कभी भी बराबर के उस पार जाए ये रूट में बदल जाएगा, क्योंकि इसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर ए स्क्वायर है, इधर m लिखा हुआ है, अगर ये इस पार जाएगा, m लिखा हुआ है, अगर ये इस पार जाएगा तो ये m पर पावर 1/2 हो जाता है, और 1/2 को ही हम लोग रूट कहते हैं। इसलिए यहां पर ऐसा नहीं देखे, डायरेक्ट हम लोग दे देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब हम चलते हैं 3 नंबर फार्मूला पर। 3 नंबर फार्मूला, मालिक का काम खत्म हो गया, अब आता है नौकर की बारी। अब बताइए यदि नौकर पी का टांग यदि टूट जाए तो बताइए सबसे पहला खर्चा अपने किसको देना पड़ेगा? तो आपको पता है कि जो मालिक है उसको देना पड़ेगा, तो 100% तो मालिक को देना पड़ेगा, तो मालिक को दे दिए। अब बताइए मालिक अगर खर्चा देगा तो 100% रुपया बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको पता है कि कभी भी किसी भी रुपया दिया जाता है तो घटता है, तो हमने घटाव का चिन्ह लगा दिया। अब बताइए ई मालिक है, ई बीमार है बेचारा, तो दवा लाने कौन जाएगा? तो एक बचा हुआ है नौकर का दोस्त ना, क्या बचा हुआ अभी, ये दवा लाने चला जाएगा। अब उसके बाद हम चलेंगे 4 नंबर फार्मूला पर। 4 नंबर फार्मूला में सब के बाद बीमार करना, तो बताइए आप किसको बीमार कर देंगे? बी में कर दें तो बी को कर दिए। आप बताइए जब बी बीमार पड़ जाएगा तो मालिक के भी काम देगा। मालिक को पता है अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो रुपया बढ़ता नहीं है, घटता है, इसलिए तो हमने घटाव लगा दिया। अब बताइए दवा लाने कौन जाएगा? तो एक बेचारा पी बचा हुआ है, तो पी दवा लाने चला गया। हम आपको जो ये बता रहे हैं इस तरह बता रहे हैं कि आपको कभी जीवन में फार्मूला रटने का झंझट नहीं होगा। तो ये आपका 4 फार्मूला इस प्रकार बनता है। अब चलते हैं कुछ ऐसे बेसिक्स फार्मूले के बारे में जो आप लोग को पता होगा भी या नहीं भी हो सकता है। तो हम 8.1 को पढ़ने के लिए इससे पहले जो फार्मूला होता है वो फार्मूला को आप लोग को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें ध्यान देना है कि बहुत इजी वे में, आपको टेंशन नहीं लेना है, रटना नहीं है, क्योंकि मोनोम सदी का पहला ही सोच है क्या कि जब कभी गणित बनाइए तो उसमें रटने की टेंशन नहीं होना चाहिए। तो रटने की टेंशन नहीं होना चाहिए तो फिर आखिर फार्मूला याद कैसे होगा? तो हम आपको एक तरीका बताएंगे और इस तरीका में बहुत आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सावन का जब महीना आता है तो हर आदमी किसको पूजा करता है? आपको पता है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। हाँ, शिव शंकर भगवान को पूजा करता है। तो ध्यान दीजिए, हमारे गाँव भी वो पंडित आदमी है और नाम है बद्री। तो बताइए फुल नाम क्या हो गया? तो पंडित बद्री। और जब सावन महीना में भोला पर जल चढ़ाने जाएगा तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ध्यान दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? क्या बोले? हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बताइए इसको याद कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, आपको बस अपने याद हो जाएगा क्योंकि फार्मूला बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए साइन थीटा, फिर लिख दिए कॉस थीटा, और फिर लिख दिए यहाँ पर हम लोग टेन थीटा, और फिर यहाँ चलेंगे तो COS EC कोसेक थीटा, और फिर यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, और फिर यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, और सबसे पहला ये है 1 नंबर फार्मूला पर चलेंगे। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि साइन ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगा ना, तो बताइए किस पर आएगा? साइन का फार्मूला P/B, यानी P/H हो जाएगा यहाँ। अगर यही आपको 2 नंबर फार्मूला पूछेगा कि cos थीटा बराबर बोलिए तो क्या बोलना पड़ेगा? B/H बोलना पड़ेगा। अब फिर ध्यान दीजिएगा कि 3 नंबर फार्मूला में क्या होगा? तो टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा का क्या होगा? तो P/B होगा। आपको बताइए याद हो गया है ना? क्योंकि देखिए बताइए क्या होगा? साइन का फार्मूला हमारे साथ आप लोग को भी बोलना पड़ेगा, तब तो सीखिएगा ना। साइन का फार्मूला बोलिए तो P/H हो जाएगा, कॉस का फार्मूला बोलिए तो B/H हो जाएगा, और टेन थीटा का फार्मूला बोलिए तो P/B हो जाएगा। और कोसेक लिखा हुआ है ना, तो कोसेक का फार्मूला बोल दीजिए ना, तो H/, क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और फिर देखिए सेक थीटा का फार्मूला H/B हो जाएगा, और कॉट थीटा का फार्मूला बताइए क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। तो आसानी तरीका
तरीका से आप लोग फिर आप देखिए सब इसी का उल्टा होता है। अब साइन देखिए ऊपर है और ये नीचे है, तो बताइए 4 नंबर फार्मूला आप किसका लिखेंगे, तो कोसेक का लिखेंगे, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का आसान से फार्मूला बताइए, नीचे से ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा, h/p हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ 5 नंबर में, सेक थीटा लिखा हुआ है, तो सेक का फार्मूला बोलिए क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ 6 नंबर फार्मूला में, कॉट थीटा लिखा हुआ, कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फार्मूला समाप्त होता है। अब हम भाग 2 में अगले दिन आप लोग को बताने वाले हैं 8.1 एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त में साझा करें, बांटें। और ये वीडियो आप लोग तक निःशुल्क प्रत्येक दिन पहुंच जाएगी, लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब करें।